दोस्तों स्वागत है आप सबका। आज हम सीटेट के लिए लॉरेंस कोलरबर्ग के सिद्धांत को देखेंगे दोस्तों, तथा उससे जुड़े हुए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों सबसे पहले हम कोलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत देखेंगे दोस्तों पियाजे के नैतिक मूल्यों पर सिद्धांत आधारित है पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित है कोलरबर्ग का सिद्धांत कोलरबर्ग क्या थे कोलरबर्ग जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे कोलरबर्ग जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा मूल्यों के विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है क्या किया गया है? नैतिक मूल्य दिए गए हैं क्या दिए गए हैं? नैतिक मूल्य। इन सिद्धांतों को शिक्षा के क्षेत्र से महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है इनके विचारों को मनोविज्ञान में उच्च स्थान दिया गया है कोलरबर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है क्या करना है? सही और गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करना है छात्रों के जीवन हेतु क्या वस्तु विचार नैतिक हैं या अनैतिक हैं, इसकी निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास के द्वारा ही किया जाता है इसीलिए कोलरबर्ग के इस सिद्धांत को कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखते हैं क्या है। कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है, मतलब करेक्शन रूप है नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे कोलरबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चे जो होते हैं जन्मजात नैतिकता नहीं आती बल्कि वो किससे सीखते हैं? समाज द्वारा सीखते हैं इस सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई गई हैं और उसके 6 चरण बताए गए हैं कोलरबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1969 में किया, 1981 में और 1984 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य किया कोलरबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग होती है क्या होती है भावात्मक स्वरूप का अंग होती है कोलरबर्ग अपने परीक्षण के हेतु कथाओं का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे बच्चों को कथाएं सुनाते थे कोलरबर्ग अपने प्रयोग के लिए, तथा फिर उनसे कुछ प्रश्न पूछा करते थे और उसी के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण करते थे इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है एक कथा बहुत प्रचलित है इसके लिए कोलरबर्ग की एक कथा है जिसमें से कुछ प्रत्येक शिक्षक संबंधित परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कथा है जी आपके लिए। एक लघु कथा है, वह इस प्रकार है कि यूरोप की एक महिला थी जो कि बीमार थी और मौत जिंदगी से के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हिंज था डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती थी उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी उस दवाई का मूल्य बहुत अत्यधिक था क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण से लगे धन से 10 गुना अधिक ले रहा था कहने का मतलब है कोई वस्तु 10 रुपये में बनी है तो उसके 100 रुपये खरीद रहा है वो 100 रुपये से 100 रुपये ले रहा है उसके, जिस कारण उस औरत का पति हिंज उसे खरीद पाने में असमर्थ था क्या हुआ उसके पास पैसे नहीं थे तो वो उसे नहीं ले पा रहा था एक दिन हेंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप ये मुझे दवाई दे दीजिए, मैं उससे अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ उसने फार्मासिस्ट से कहा। तो देखिए फार्मासिस्ट से क्या बोलता है फिर, कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी पैसे मैं आपको दे दूंगा। मान लीजिए मैंने कि 100 रुपये की दवा थी और 70 रुपये उसको दे दिए, 30 रुपये बचे, मैंने कहा उससे मैं आपको बाद में दे दूंगा। फिर क्या हुआ, फार्मासिस्ट ने उसे क्या करा, मना कर दिया साफ साफ कि मैं ये आपको नहीं दूंगा, मैंने ये दवा इसलिए बनाई है कि ताकि मैं इससे बहुत सारे पैसे कमा सकूं आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं देंगे उस फार्मासिस्ट ने कहा पूरा मूल्य नहीं देंगे तब तक मैं दवाई को नहीं दूंगा। यह बात सुनकर हिंज को गुस्सा आ गया, उसने दुकान में क्या करा, तोड़ फोड़ कर दी और उस दवाई को चुरा लाया कोलरबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्न बनाए हैं जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया है जो कि इस प्रकार है पहला आता है नैतिक दुविधा नैतिक दुविधा क्या होती है कोलरबर्ग के अनुसार जब हम कभी कभी हम सही और गलत के मध्य
निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि हमें कोई सही और गलत का निर्णय लेना है, तो उसमें हमें परेशानी आती है कि ये सही है या गलत है दोस्तों, उसको हम नैतिक दुविधा कहते हैं दोस्तों इसके ऊपर एक प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी दोस्तों, और अगर उसने चोरी करी तो पुलिस उसको पकड़कर जेल में बंद कर देगी दोस्तों। अब वो हिंज क्या करे दोस्तों देखिए फिर क्या होता है। नैतिक तर्क वाला अगला पॉइंट आता है दोस्तों, दो विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना, इसको नैतिक तर्कड़ा कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी करने का फैसला लिया। अब क्या करे भाई, दवा तो उसे मिल नहीं रही, तो उसने क्या करा कि उस दवा को चोरी कर लिया। अब कोहलर वर्ग ने क्या करा है, अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में प्रतिपादन 3 अवस्थाओं में और किया हुआ है दोस्तों, और उसकी 3 अवस्थाएं तो बताई हुई हैं नैतिक विकास की, और 6 उसके सब टाइप्स हैं दोस्तों। उसमें दोस्तों पहला पॉइंट आता है पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं दोस्तों अब ये क्या होती है, देखिए कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है दोस्तों। जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं 4 से लेकर 10 साल तक के दोस्तों, उसमें यह अवस्था पाई जाती है, क्योंकि बच्चों में जो नैतिक अवस्था होती है दोस्तों छात्रों में बिल्कुल ना के बराबर होती है। बच्चे सही और गलत के मध्य अंतर समझने में असमर्थ होते हैं दोस्तों। इस आयु में सही और गलत का चयन पाने का भय और पुरस्कार पाने की लालसा रखते हैं दोस्तों। अगर कोई गलत काम करेंगे तो पिटेंगे, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। पहला आता है दंड और आज्ञा का पालन। इस प्रकार छात्र सही गलत के मध्य के अंतर का चयन उनके प्रति दूसरों के व्यवहार के अनुसार करते हैं दोस्तों बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये सही है ये गलत है दोस्तों, तो बड़ों को देखकर उसका एक्टिविटीज़ करते हैं दोस्तों। अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उनके घर वाले उन्हें डांटते हैं दोस्तों। अगर वो अच्छा काम करते हैं दोस्तों तो उनके घर वाले उन्हें पुरस्कार देते हैं दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, आत्मरुचि और प्रतिफल जिसको हम कहते हैं प्रतिफल अभिमुखता दोस्तों। इसको हम अंग्रेजी में सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एल्टीट्यूड कहते हैं दोस्तों। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है उसकी आज्ञा के हिसाब से अपना पालन करते हैं और अधिक कार्य करते हैं जिससे उन्हें अच्छा फल मिले दोस्तों। जैसे कि अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में मेहनत से पढ़ेंगे और पेपर में उन्हें अच्छे से नंबर प्राप्त हों दोस्तों। अब दूसरी जो अवस्था आती है दोस्तों वो है रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसको हम कहते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज दोस्तों, जो कि दूसरी अवस्था है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कोहलर वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का यह दूसरा चरण है। कौन सा चरण है दोस्तों, दूसरा, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चों में चलती है। 10 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं दोस्तों। वह ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो। अच्छे काम करते हैं, दूसरे लोग शाबाशी दें, कह रहे बहुत बढ़िया बच्चे ने काम करा है। और बड़े बड़े जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनको देखकर सारी एक्टिविटीज़ अपने अंदर लेते हैं दोस्तों। वह दूसरे व्यक्तियों के मानक के अनुसार ही काम करते हैं दोस्तों। इस अवस्था को भी कोहलर वर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है दोस्तों। वो इस प्रकार हैं दोस्तों, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की दोस्तों। होप टू बी ए गुड बॉय और गर्ल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आपका, ये सारे शिक्षक भर्ती के लिए दोस्तों इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है सीटेट के अंदर दोस्तों। इस अवस्था में छात्र छात्राओं में अच्छा बनने की होड़ होती है दोस्तों, मतलब अच्छा हम सबसे अच्छा बने। इस अवस्था में दूसरों से उन्हें सम्मान प्राप्त होने की आशा होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं दोस्तों। अगला आता है दोस्तों कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था क्या होती है दोस्तों, देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र कानून नियमों के प्रति नीतियों के प्रति सजग रहते हैं, समस्त नीतियों का पालन करते हैं दोस्तों। इस आयु में वे नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, मतलब अगर किसी ने किसी चीज़ को सही बता दिया तो उसको सही मानेंगे दोस्तों, गलत नहीं मान सकते दोस्तों। अगली अवस्था आती है तीसरी, इसको कहते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी स्टेज दोस्तों आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कोहलर वर्ग के अनुसार यह अवस्था 10 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है।
यह नैतिकता की विकसित अवस्था है, मतलब इसमें नैतिकता पूरे अच्छे तरीके से आती है बच्चे के अंदर, जिसमें छात्र नैतिकता विकास में परिपक्व हो जाता है। मतलब इस अवस्था में बच्चा समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरीके से समझने लगता है कि समाज में क्या हो रहा है, हमें क्या काम करना चाहिए समाज के अनुसार। इस अवस्था को भी दोस्तों कोहलरबर्ग ने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला आता है सामाजिक समझौते की अवस्था, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बच्चा छात्र समाज के नीति नियमों का पालन करने लगता है। दोस्तों समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व व व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है, जैसा कि समाज में होता है वैसे ही वो धीरे धीरे काम करने लगता है और अपने उत्तरदायित्व को समझने लगता है। दोस्तों दूसरी स्टेज दोस्तों इसमें आती है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, इसको कहते हैं यूनिवर्सल और कॉन्शियसनेस स्टेज। दोस्तों इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो बिल्कुल सत्य हों दोस्तों, जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। दोस्तों इस अवस्था में छात्र अपने विवेक और आत्मचिंतन की सहायता से सही गलत के मध्य निर्णयों का चयन करता है। दोस्तों इस एज में बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने दिमाग से अपने डिसीजन लेता है दोस्तों, सही है या गलत है। दोस्तों यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है। दोस्तों इसमें छात्र अपने चिंतन के अनुसार नियमों का पालन करता है। दोस्तों अब हम देखेंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि बहुत ही अति संभावित प्रश्न है। दोस्तों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। दोस्तों कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है? दोस्तों धार्मिक शिक्षा देकर तो कोई नैतिकता आती नहीं है। दोस्तों व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर दोस्तों ये भी नहीं आती। दोस्तों नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर लिया जाए दोस्तों, क्योंकि जो कोहलर हैं दोस्तों वो सामाजिक संस्कृतियों से बच्चों को सिखाते हैं। दोस्तों कैसे व्यवहार किया जाए? दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका ऑप्शन। दोस्तों आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? दोस्तों आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दोस्तों क्योंकि यह अवस्था जो होती है वो 4 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। दोस्तों व्यक्तित्व का दोस्तों कोई मतलब नहीं है, अच्छे व्यक्तित्व का भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? दोस्तों चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम दोस्तों बिल्कुल गलत है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। विभिन्न चरण भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। सभी सांस्कृतिक से संबंधित चरणों का सार्वभौम श्रृंखला। दोस्तों क्योंकि जो कोहलरबर्ग हैं वो समाज से सीखना बताते हैं। दोस्तों आइए अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? दोस्तों पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है। इंद्रिय गामक अवस्था होता है जो कि दोस्तों 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। दोस्तों अमूर्त होता है दोस्तों 11 से ऊपर। और दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक होता है दोस्तों 7 से लेकर 11 तक। दोस्तों मूर्त होता है दोस्तों 7 से 11 तक। दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों इंद्रिय जनित गमक अवस्था होगी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति, मतलब जिसमें नैतिकता नहीं आती, उसको सूचित करता है? दोस्तों स्तर नंबर 2 दोस्तों कॉन्वेंशनल स्टेज होता है दोस्तों, जो कि 10 से लेकर 13 वर्ष तक होता है। दोस्तों स्तर नंबर फर्स्ट जो होता है दोस्तों 4 से 10 वर्ष तक होता है। दोस्तों स्तर नंबर फर्स्ट में ही दोस्तों इसमें नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। दोस्तों इसमें 10 से लेकर 13 वर्ष तक तो बच्चे में नैतिकता दोस्तों आने लगती है। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कोहलरबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? दोस्तों पहले ये देखना है दोस्तों हमें पूर्व परंपरागत स्तर जो है वो कौन सा स्तर है। दोस्तों ये दूसरा स्तर है। कौन सा स्तर है? स्तर दूसरा है दोस्तों। ये इसको हम प्री कॉन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। दोस्तों इसमें अंतर्निहित संभावित दंड दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं होगा। व्यक्तिगत दोस्तों सॉरी इसका जो होगा पहला ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतर्निहित संभावित दंड से डरता है दोस्तों इसमें। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा
स्कीमा मतलब अवधारणा, बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? दोस्तों अनुकूलन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। समायोजन होगा दोस्तों, क्योंकि उसने समायोजन कराया, कोई चीज़ सीखी है पहले, उसके बाद उसमें दूसरी चीज़ का समायोजन कराया दोस्तों। आत्मसात्करण नहीं होगा, आह केंद्रिकता नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है दोस्तों? अमूर्त चिंतन तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो दोस्तों 2 वर्ष से चलती है लगभग दोस्तों, 2 वर्ष से, 2 से दोस्तों। ये भी नहीं होगा। अभिकल्पनात्मक दोस्तों। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होगी दोस्तों इसका ऑप्शन। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉलरबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के चरण तो दिए नहीं है दोस्तों, शारीरिक विकास के चरण भी नहीं दिए, संवेगात्मक विकास के चरण नहीं दोस्तों, नैतिक विकास के चरण दिए हैं दोस्तों कॉलरबर्ग ने दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कॉलरबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि ईमानदार है तो उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये कौन से स्तर का क्वेश्चन है दोस्तों इसका? दोस्तों देखते हैं इसका जो आंसर होगा दोस्तों, हमने आपको ऊपर अभी पढ़ाया है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अनुकूलन का होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों इसका आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कॉलरबर्ग के विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? भाषा पे दोस्तों सही नहीं है, भाषा पे चॉम्स्की दिया था। सामाजिक है नहीं है। नैतिक विकास पर संबंधित दोस्तों। संज्ञानात्मक दोस्तों जो है वो पियाजे हैं। कौन है? पियाजे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉलरबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है दोस्तों? दोस्तों पहला आता है पूर्व पारंपरिक अवस्था। दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये 4 से लेकर 10 वर्ष तक होती है, 4 से 10। दूसरी होती है परंपरागत 10 से 13 वर्ष दोस्तों। फिर अगली होती है 13 वर्ष से ऊपर दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, पारंपरिक अवस्था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉलरबर्ग के सिद्धांत का एक प्रमुख आलोचना क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कॉलरबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता की तर्कता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीटेट के लिए, और वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है दोस्तों। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का कर लिया दोस्तों। दोस्तों स्कीमा जो पॉइंट आया है दोस्तों, ये पियाजे से रिलेटेड है दोस्तों। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अनुकूलित होगा दोस्तों, क्योंकि उसने चावल खाना अनुकूलित कर लिया डैश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलरबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।